Good morning, everybody. We will discuss. Silence, please. Silence, please. Could anybody complete the paper? पहले थोड़ा एक एक जन बात करेंगे. हाँ बोल, क्या बोल रहा है? आई डोंट नो, पेपर लेंदी था कि तुमने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया था. देख, अपना अपना देखने का नजरिया है. इट इज अ वे यू लुक एट थिंग्स इन योर लाइफ. तो थोड़ा अगर मेरी नजर से देखेगा ना, तो तुम लोग ने लास्ट 4 दिन में किया क्या था मालूम? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, पढ़ के गए थे. ये क्वेश्चन, ये आंसर. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन टेल मी. बिकॉज ये कॉमन मिस्टेक है अकाउंट्स में, जो इनिशियल स्टेजेस में बच्चे करते हैं. थियोरी की तरफ पढ़ के जाते हैं, पर एक्चुअली जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम से लेंदी नहीं रखेगा, इजी करके देगा. इट इज योर चॉइस. या तो मैं लेवल गिरा देता हूं, या तुम लोग स्पीड बढ़ाओ. कैन यू स्टॉप टॉकिंग? सो व्हाट यू वांट टू डू, बता दो. 25 दिन के बाद दोबारा अकाउंट्स का टेस्ट आएगा, तो बता दो क्या चाहते हो. यू वांट मी टू सेट द इजी पेपर, फिर अचानक जब कॉलेज के एग्जाम में, या अगर सीए करते हो तो सीए फाउंडेशन में लेंदी पेपर आएगा, फिर पूरा नहीं कर पाओगे. मतलब तुम लोगों को पेपर डिफिकल्ट लगा कि लेंदी लगा? वॉज इट डिफिकल्ट? साला टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम पूछा था, वो फिर भी डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट नहीं था तो मतलब पेपर तेरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो कहाँ तक हुआ? और जर्नल? अच्छा, उल्टा किया. पहले तूने जर्नल किया, बाद में एनालिसिस का टेबल किया. एनालिसिस बहुत सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन्स नहीं थे? आई थॉट दैट कुड हैपन वेरी फास्ट. तुम लोग को फॉर्मेट ड्रॉ करने में, एम लेने में 5 मिनट लगता है, तो उसके लिए थोड़ी मैं पेपर को इजी कर डालेगा. मैं घर पे बैठ के 10 टेबल ड्रॉ करो एनालिसिस का, जब तक परफेक्शन नहीं आता है, स्पीड नहीं आता है. डोंट टेल मी क्या विल मेक योर लाइफ इजी. तुम बोलो उतना दोबारा पढ़ा दूंगा, डाउट सॉल्व कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी. ये अकाउंट से देख, मैं ना 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम था, 100 मार्क का अकाउंट्स का पेपर था. आई कंप्लीटेड दैट इन 1.5 hours. मैं मेरी बात कर रहा हूं और किसी की नहीं. 1.5 hour मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था. उसी पेपर में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मेरे क्लास में ही पढ़ते थे, जिनका 3 घंटे में भी पेपर खत्म नहीं हुआ. क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिस और कुछ नहीं है. इनफैक्ट दे वर सुपीरियर्स टू मी, बाय द वे, बिकॉज दे वर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. मैं तो गुजराती मीडियम का लड़का हूं. मेरे को तो आधा इंग्लिश समझ में नहीं आता था उस जमाने में.
और ये भी नहीं था साला, तुम्हारा गूगल भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था कि 2 मिनट में जाके आप मीनिंग देख सको। ये बड़ा ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी लेके बैठता था मैं। देखा है कभी वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? वो उसमें ढूंढना पड़ता था, क्या गधेड़ो बोले सूझे। अरे नहीं समझ में आता था, गुजराती मीडियम का था, क्या करूं यार। फर्स्ट से लेके 10th तक गुजराती मीडियम में पढ़ा था, पर इंग्लिश वॉज ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। और कॉलेज में आया तो एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। तो 1.5 घंटे में पेपर खत्म किया। आज तक पता नहीं एक मार्क किधर गया। आई गॉट 99 आउट ऑफ 100। बहुत अफसोस है, पता नहीं किधर गया यार। अबे नहीं जाता है मेरा, तू मुझे जानता नहीं है। मैं आज ऐसा नहीं हूं, तुम मुझे आज के एंगल से मत देखो। मैं तुम्हारे एज में था ना, तभी भी अकाउंट्स में अलग लेवल पे ही था। एक एक चैप्टर पे 50-50 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता था। 11th स्टैंडर्ड में टर्मिनल एग्जाम में आई एम द टॉपर ऑफ अकाउंट्स, 50 आउट ऑफ 50। उसमें भी साला सोनावारे करके कोई टीचर था, उसने 49 दिया था मेरे को। प्रिंसिपल तक गया था मैं, झगड़ा किया था सोनावारे से। आज तक वो मेरे को भूलेगा नहीं। 15 साल के बाद भी कभी रास्ते में मिलता है तो उसके चेहरे में उस गुस्सा दिखता है मेरे को। जो प्रिंसिपल तक गया, टेल दिस मैन टू टेल मी व्हाई ही हैज डिडक्टेड माय 1 मार्क। लड़ के बैठ गया था। टुडे आई रियलाइज इट वाज माय ईगो। टुडे आई रियलाइज इट वाज रॉन्ग ऑन माय पार्ट to take my teacher to the principal, and eventually I could convince the principal. मैंने प्रिंसिपल को क्या बोला, बॉम्बे के कोई भी अकाउंट्स टीचर से पेपर करेक्ट करवाओ, इसको करेक्ट करने को नहीं आता है, आप और किसी से करवाओ। और मुझे अगर वो बोले ना 50 आउट ऑफ 50 नहीं आएगा, साला मैं छोड़ देगा ये सब्जेक्ट। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था मैं। सी यंग एज में होता है, ईगो वगैरह आता है, टाइम के साथ फिर सेटल होता है। वो टाइम पे कोई काउंसिल करने वाला था नहीं। पूरे क्लास के सामने मैंने सोनावारे से झगड़ा किया। ही टोल्ड मी गेट आउट। मैं क्लास से बाहर निकला और सीधा गया प्रिंसिपल के केबिन में और उसको बोला अभी तू आ साले इधर। एंड प्रिंसिपल डिडंट माइंड इट बिकॉज आई वाज अ कॉलेज टॉपर। 650 बच्चे थे कॉलेज में, सो मेनी डिविजन्स वर देयर। आई वाज रैंक 1। ऑब्वियसली ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स का भी टॉपर था। अकाउंट्स में सेकेंड हाईएस्ट वाज 43 आउट ऑफ 50। आई वाज 49 बट वेरी अनहैप्पी। इस साला एक मार्क काटा किधर। वही बोर्ड एग्जाम में हुआ, एक मार्क काटा, 99 आउट ऑफ 100। ऑब्वियसली उधर वो रीचेकिंग वगैरह नहीं होता था, हमारे ज़माने में पेपर देखने को नहीं मिलता, तो आज तक पता नहीं मार्क्स किधर गया। सीए फाइनल में सेकेंड हाईएस्ट इन एंटायर इंडिया इन अकाउंट्स। उधर भी नहीं समझा आज तक मैं सेकेंड हाईएस्ट का एक होता, क्योंकि मार्क्स खाली एक का फर्क था, दैट्स ऑल। और मेरे को नहीं मालूम साला मेरा मार्क्स गया किधर। Why I shared this example with you, I was very inferior as a student as compared to what you are today. You generation are far more talented. 95%, 97%, 99% 10th में स्कोर करते हो। हमारे ज़माने में तो साला इतना परसेंटेज ही नहीं था। आई एम 73% 10th स्टैंडर्ड, 73। स्कूल टॉपर, गुजराती मीडियम था ना, सच्ची। अंधेरी नगरी चौपट राजा स्कूल है, नव भारत नूतन विद्यालय करके गुजराती मीडियम का स्कूल है। मेरे दोनों भाई साला इंग्लिश मीडियम में थे, बड़ा और छोटा। मेरे साथ अन्याय हुआ था, तो बीच वाले को गिनते नहीं है ना। बड़े को डाला इंग्लिश मीडियम में, ज्ञान सरिता करके है एक, मेरे को नव भारत नूतन विद्यालय में। साला छोटा था तो पूछ भी नहीं सकता था, थप्पड़ पड़ती थी। उस जमाने में बाप लोग बहुत मारते थे, आज के जमाने में बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाते, उस जमाने में बस मारते थे। बड़ा होके मैंने मेरी मम्मी को पूछा था कि साला बड़े को इंग्लिश मीडियम, छोटे को इंग्लिश मीडियम। छोटा इसके लिए बहुत लाडला है, बड़ा इसके लिए क्यों बड़ा है, साला में बीच वाला है। तो प्रॉब्लम क्या था? तो बोला तेरे पापा का सैलरी नहीं था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में
₹30 पर मंथ था उस जमाने में, गुजराती मीडियम में ₹10 पर मंथ. So they decided my elder brother worth ₹30 per month, my younger brother also worth ₹30 per month. मेरे को ऐसे हल्के में ले लिया, ₹10 पर मंथ, तो डाल दिया गुजराती मीडियम में. My elder brother failed in CA inter 4 times. He is also chartered accountant, but he failed in CA inter 4 times, failed in CA final also 4 times. उसका ऑफिस इसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे है. एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इधर ही उसका ऑफिस है. जब भी 4th फ्लोर पे फायर लगा था ना, तो ही इज ऑन 3rd फ्लोर. मैं तो घबरा गया था, मेरा भाई है कि गया. सच्ची डर लग गया था थोड़ी देर के लिए. आई वॉज वेरी वरीड बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज इन ऑफिस ओनली. बट ही फेल्ड 4 टाइम्स इन CA इंटर. ही फेल्ड 4 टाइम्स इन CA फाइनल. चौथी बार पास हुआ. आई क्लियर्ड एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट. फिर मैं मेरे भाई को बोलता था, क्योंकि बचपन में मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता था. फिर जब वो 3-4 बार फेल हुआ ना, ही इज 3 years elder than me, but we both became CA together, November 94. फिर मैं बोलता था गुजराती मीडियम. जिंदगी मौका तो हर एक को देती है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत लगता है बेटा. बिलीव मी, जो पेपर मैंने 1.5 घंटे में खत्म किया, बहुत सारे बच्चे आज की तरह बाहर आके रोते थे. बहुत लेंदी पेपर था. इट इज अ वे यू लुक एट द लाइफ. लाइफ विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू यू. डोंट से पेपर वाज लेंदी, से यू डिडंट प्रैक्टिस इनफ. इसके लिए तुम्हें टाइम लगा. आंसर इन 1 सेंटेंस सोचने में टाइम लगा, फॉर्मेट ड्रॉ करने में टाइम लगा, वर्किंग करने में टाइम लगा, एंट्री बनाने में टाइम लगा. तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम्हारा स्पीड नहीं है. CA इंटर में आओगे ना, जो लोग CA कर रहे हैं, 40 पेज का पेपर लिखना पड़ता है. सॉल्यूशन 3 hours. कैसे लिखोगे 3 hours? 40 पेज का थियरी आंसर रहता है. दैट इज ऑलमोस्ट व्हाट 180 minutes. 40 pages, 4.5 minutes पर पेज. वो भी मेरा 2.5 घंटे में हो जाता था. 3 hour तक तो मैंने आज तक कभी पेपर लाइफ में लिखा ही नहीं है. Because I was mad in practicing. I didn't sit and cry when my parents put me in the Gujarati medium. बड़ा होके उनसे बदला लूंगा, मेरी बीवी को बोलूंगा मेरी माँ को सता, मेरे को गुजराती मीडियम में डाला था. I didn't do that. I thought चलो ठीक है यार, I am lesser talented, I will work more. My brother got 91% English medium, 4 times fail in CA. But he got 91% in 10. I got only 73%. गुजराती मीडियम में सारा मार्क्स नहीं देते थे. उस जमाने में तो MCC का कट ऑफ भी 72 था. आज जो तुम्हारे MCC कॉलेज का 90 के ऊपर है कुछ, तो मुझे मिल गया, डायरेक्ट मिल गया फर्स्ट लिस्ट में. 73 was very bad. So, तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड को बहुत हल्के में लेते हो. तुमको लगता है अभी अभी तो बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, 11th बोर्ड एग्जाम नहीं है. तुम लोग एजुकेशन को एग्जाम के नजरिए से देख रहे हो, विच इज बिग प्रॉब्लम विद टुडेस जनरेशन. एजुकेशन इज नॉट फॉर एग्जाम्स, एजुकेशन इज फॉर एनीबडी नॉलेज. ये दो का कोई कनेक्शन ही नहीं है. लोग बेवकूफ की तरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करते हैं. ये एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, इसको ऑप्शन छोड़ देता हूँ, ये चैप्टर करता हूँ, ये चैप्टर नहीं करता हूँ. यू हैव फॉरगॉटन द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन is enhancement of your brain, because that will remain with you throughout your life. Nobody can take it away from you. मार्केट में तेजी रहेगा कि मंदी रहेगा,
इंडिया एज ए इकोनॉमी ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? इफ योर ब्रेन इज अ बिग पावर तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, यू ऑलवेज अर्न वेरी गुड मनी इन वेरी गुड लाइफ। तो घर पे बैठ के जो प्रैक्टिस करना चाहिए, एक एक चीज पे सोचना चाहिए। मैं ऑलरेडी क्लासरूम में डिटेल में जाता हूँ, बट आई हैव अ लिमिटेशन, बाकी तुमको घर पे जाके करना पड़ेगा। दिस पेपर आई कुड हैव फिनिश्ड इन 40 मिनट्स। क्या था ये पेपर में? वो एनालिसिस वाला टेबल में साला सब पपलू ट्रांजैक्शन था। परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स, ये कोई ट्रांजैक्शन है क्या? कितना टाइम लगता है लिखने में? फटाफट कॉलम ड्रॉ करो, पेपर खत्म करो, नरेशन के लिए जगह छोड़ दो, फिर टाइम बचेगा तो लास्ट में नरेशन लिखो। तुमने अपना इंटेलिजेंस भी अप्लाई नहीं किया। थोड़ा पेपर छूट गया तो क्या छूटना चाहिए मालूम है? समझो छूट गया तो नरेशन छूटना चाहिए और जर्नल का टोटल छूटना चाहिए, बाकी सब हो जाना चाहिए। 10 मार्क के जर्नल में नरेशन का 2 मार्क कटेगा। वो तो पढ़ाते टाइम पे हम लोग थोड़ा फेंकते हैं कि नरेशन 4 मार्क का होता है, 5 मार्क का होता है। सचमुच थोड़ी होता है, ताकि तुम लोग लिखो। सॉरी फॉर दैट, बट करना पड़ता है। छोटे बच्चों को कुछ चीजें सिखाने के लिए पेरेंट्स को झूठ भी बोलना पड़ता है। बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, नरेशन का 10 मार्क में से 1 या 1.5 मार्क रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। टोटल का शायद आधा मार्क रहेगा। तो क्या करने का? नरेशन के लिए जगह छोड़ देने का, टोटल बाद में करने का। यू शुड यूज योर इंटेलिजेंस, कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं। दैट एनालिसिस टेबल वाज वेरी इजी। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में तो 2-4 क्वेरी तो तुम लोग ने आज सुबह ही मेरे को पूछा था, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। तो क्लासिफिकेशन अकाउंट 5 मार्क का था, वो लिखने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगता है। यू डोंट एग्री विद मी? क्लासिफिकेशन में क्या था? 5 मिनट भी नहीं लगेगा। पेटेंट्स, रियल अकाउंट, कितना टाइम लगता है लिखने में? सो यू शुड यूज योर इंटेलिजेंस कि नहीं यार, आंसर इन 1 सेंटेंस में मुझे टाइम लग रहा है तो मैं ये बाद में लिखेगा। क्लासिफिकेशन इजी है तो पहले करता हूं। एनालिसिस ऑफ टेबल वाज वेरी इजी, बिलीव मी, तो वो पहले करना है। जर्नल करूंगा लेकिन नरेशन बाद में करूंगा। यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। अगर तुम्हारा स्पीड अभी तक जो लेवल पे चाहिए वो लेवल पे नहीं आया, ये तो फर्स्ट टेस्ट था करके मैंने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन छाप दिया, लेकिन यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी इन कमिंग एग्जाम। मैं अलग ही क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट अलग नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट फिगर चेंज करेगा। सो मे बी whatever practice you are doing at home is not enough. Don't tell God make life easy for me, make yourself stronger. थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ना लाइफ में बिखर जाओगे। प्रॉब्लम तो आने ही वाला है, वी आर ह्यूमंस। भगवान प्रॉब्लम तो देगा ही। सो भगवान को जाके ये प्रे मत करो कि भगवान मेरी बीवी मेरे को बहुत सताती है, प्लीज इसको थोड़ा ठीक करो। भगवान बोलेंगे नॉट पॉसिबल। मैं पार्वती को आज तक समझा नहीं पाया, साले तेरी बीवी को क्या ठीक करेगा? पार्वती मालूम किसकी बीवी है? शंकर भगवान की। बोला मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, इसको छोड़ दिया मैंने। तो तू ऐसे मेरे से प्रे कर, गॉड मेक मी टफ that I can face the challenges in life. Challenges will come in different form. Today it is lengthy paper, one of the small challenge, और हिल जाते हो तुम लोग। And life will throw different challenges at you. Think of making yourself stronger. कि साला कैसे मेरा पेपर खत्म नहीं हुआ। घर जाके मैं अभी 10 बार और प्रैक्टिस करेगा, 50 मिनट में पेपर करके दिखाएगा। सेम पेपर लिखो 10 बार, जब तक नहीं होता है। कैसे नहीं होएगा मैं देखता हूं। स्पिरिट चेंज करो लाइफ में। डोंट एवर प्रे टू द गॉड मेक माई लाइफ इजी। मुझे बोलोगे मैं कर देगा, नेक्स्ट टाइम बहुत पपलू पेपर दे देगा, मजा आएगा, 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर से फायदा क्या है? आई एम डूइंग इनजस्टिस विथ यू, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन एक्चुअल एग्जाम में अटक जाओगे।
मैं तो यहाँ पेपर का लेवल इतना हाई रखता हूँ कि मेरा पेपर करने के बाद कॉलेज का पेपर बहुत पपलू लगेगा तुमको, एंड दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव कि कॉलेज का पेपर इजी लगना चाहिए, बोर्ड का पेपर इजी लगना चाहिए, फाउंडेशन का पेपर इजी लगना चाहिए. आई एज अ टीचर वुड लाइक टू टेक यू टू दैट लेवल. सो घर जाके प्लीज ये क्वेश्चन पेपर दोबारा 2 बार सॉल्व करना, आंसर फिर चेक कर लेना. आंसर या तो तुम्हारे ग्रुप पे आ गया रहेगा या तो आ जाएगा. आ गया है क्या? सो इट विल कम. मैंने मेरी साइड से तो ऑलरेडी दे दिया है, बट घर पे प्लीज प्लीज आज जाके 2 बार राइटिंग में सॉल्व करना. डोंट बिकम लेजी. अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट कि तुम लोग पढ़ के कर सकते हो. हर एक डेफिनेशन भी लिख के करना पड़ेगा. व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, है इजी, बट लिख के नहीं करोगे ना तो एग्जाम में क्लिक नहीं होता है. थोड़ा सोचना पड़ता है, और सोचने में टाइम जाता है, तो हमको पेपर लेंदी लगता है. पेपर लेंदी नहीं था, बिलीव मी पेपर लेंदी नहीं था. हाँ, हो सकता है देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, तो इसके लो लेवल का पेपर आएगा 11th में. सोमैया में जो बच्चे पढ़ते हैं, इससे बहुत इजी पेपर आएगा सोमैया में. लेकिन समझो, इससे बहुत इजी आता है रे. सोमैया तो मतलब पपलू अलग लेवल का. तो सोमैया का पेपर देखेगा तेरे को हंसने को आएगा कि फालतू में काय को अनिल सर ने इतना सारा करवाया. पर मैं थोड़ी तुमको कॉलेज की एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा. मैं तो तेरा बेस ऐसा स्ट्रांग करेगा कि तेरे को अकाउंट सब्जेक्ट में हायर लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और जितना जल्दी अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, एजुकेशन इज फॉर नॉलेज. आई एम नॉट टेलिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ. हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो रियल लाइफ में इतने यूजफुल नहीं रहेंगे. जैसे तुमने 10th में हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था. यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि सर ये मेरे किस काम का. आई एग्री विथ यू. मैं अकाउंट्स की बात कर रहा है. ये तुम्हें पढ़ाई में भी एंड तक काम आएगा, ये तुम्हें रियल लाइफ में भी काम आएगा. दिस इज वन सब्जेक्ट विच यू शुड वर्क लिटल मोर एंड मेक योर बेस very very strong. Yeah, so that is what my input was. एक समझो यहाँ से 25 दिन, क्योंकि एवरी वीक अलग अलग सब्जेक्ट का, यहाँ से तुम्हारा एवरी वीक एक टेस्ट रहेगा ही. सो इस वीक में अकाउंट्स है तो नेक्स्ट वीक मैथ्स रहेगा, देन मे बी आई डोंट इको है, ओके, उसके बाद मैथ्स रहेगा, उसके बाद वापस अकाउंट्स आ जाएगा. सो अभी 3 हफ्ता है तुम्हारे पास. प्लीज प्रैक्टिस करो, बिकॉज आई विल हैव टू टेक 1 टेस्ट ऑफ योर्स मोर बिफोर योर कॉलेज यूनिट टेस्ट. क्योंकि यूनिट टेस्ट में देख, मेजोरिटी कॉलेज में चैप्टर 1 and 2 ही रहेगा. कोई कोई बॉम्बे का कॉलेज है जिसमें 1 to 3 रहेगा. तो अभी मैं नेक्स्ट टेस्ट रहेगा ना, उसमें चैप्टर 1, 2 and 3 ऑलमोस्ट अपना अच्छा खासा हो गया रहेगा. दैट विल बी द पोर्शन ऑफ योर टेस्ट. वो भी मैं स्टैंडर्ड से टफ ही पेपर सेट करेगा. टफ इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज जस्ट लेंदी. अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया रहेगा तो तुम्हारा पेपर हो पाएगा. डोंट गेट डिजेक्टेड कि तुम्हारा पेपर रह गया. बिलीव मी, मैंने जानबूझ के लेंदी पेपर बनाया था दैट वे. आई न्यू कि वरना तुम लोग नींद से जागोगे नहीं. तो नींद से जगाना जरूर रहता है, टपली मारनी पड़ती है. तो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? या बट बिलीव मी, तुम्हारे कॉलेज का जो पेपर का लेवल रहता है वो प्रीटी मैनेजेबल रहता है. But then I never look at a short-term objective of college exam. It's a long-term objective of 12th board exam, और उसके बाद institute का exam for CA foundation. चलिए, so I am starting now with last time वाला concept. एक 5 मिनट रिवाइज कर लेता हूँ. मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं. सबको याद है लास्ट टाइम अपन एक नया कॉन्सेप्ट किया था. डू यू रिकलेक्ट विच वॉज दैट कॉन्सेप्ट? ग्रॉस प्रॉफिट बताया था. प्लस मैंने आपको क्या बताया था? इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड. आपको याद है? सो मैं क्या कर रहा हूं, एक 5 मिनट में क्विक रिवीजन करता हूं, देन आई विल टेक माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. व्हाट वाज द पॉइंट वी डिस्कस? इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड, आपको लिखना कुछ नहीं है, सब ऑलरेडी लिखा हुआ है. मैं तो खाली रिवीजन कर रहा हूं. रिवीजन के टाइम पे नोटबुक ओपन नहीं चाहिए बेटा.
रिवीजन का पर्पस है तुम सोच सोच के आंसर दो, भूल गए रहोगे तो मैं करवाने बैठा हूं ना रिवाइज, व्हाई आर यू वरिंग? गुड्स आर नॉट सोल्ड। किसी को याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ गुड्स आर जनरली सोल्ड बाय द बिजनेसमैन? 98 से भी ऊपर। सो कोई भी बिजनेसमैन 98% प्लस गुड्स are always sold only. So maybe less than 2% goods are unsold. और हम तो अनसोल्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। अनसोल्ड के बारे में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था, कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी होता है, चाहे वो फायर है, चाहे वो थेफ्ट है, चाहे एरोप्लेन गिर गया, आजकल वो भी होता है। हाँ, मतलब पहले नहीं था किताबों में, मे भी नया टेक्स्ट बुक में आ जाएगा। एरोप्लेन फेल ऑन माई फैक्ट्री एंड ऑल द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। सैड बट ट्रू। पता नहीं ये साल में मैंने अभी अभी बीच में न्यूज में देखा था, आउट ऑफ इंडिया भी एक एरोप्लेन गिर गया। फिर वो केदारनाथ यात्रा में जाते हैं, 3-4 हेलीकॉप्टर गिर गए। मैं तो डिसाइड किया इस साल में 2025 में ट्रेन में ही जाऊंगा। थोड़ा कुछ भारी ईयर है, कभी कभी कुछ साल भारी होते हैं। एक प्लेन गिरा, दूसरा प्लेन गिरा, 4 हेलीकॉप्टर गिर गया। नसीब खराब रहेगा तो मेरा ट्रेन भी उड़ जाएगा, बट एटलीस्ट वी थॉट कि छोड़ यार, इस बार ट्रेन में जाते हैं। वी वांट टू गो इन अक्टूबर समवेयर, आई वांट टू ट्रैवल दिल्ली साइड। तो मैं मेरी वाइफ को वही बोला, यार राजधानी में जाएंगे, अथवा जनरली आई ट्रैवल बाय फ्लाइट ओनली। बोला यार ट्रेन में जाके बहुत टाइम हो गया, इस बार थोड़ा ट्रेन में जाते हैं। एक्चुअली मेरे को अवॉइड करना था, मेरी मदर ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि 2025 है ना, उसमें कोई तो भी ग्रह भारी है। ये मम्मी लोग है ना बहुत खतरनाक होते हैं। तो उन्होंने हमारे घर में सब तीनों भाइयों को बोल दिया कि इस साल में मैं किसी को प्लेन में किधर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को किसी महाराज ने बोला कि 2025 बहुत भारी है, इंडिया पता नहीं ग्रो कब होएगा। और अभी मम्मी है, मम्मी बोलेगी तो सुनना पड़ता है। इस उम्र में भी ठोक देती है मेरे को, तो कितना बोलूं, मैं एक इज्जतदार टीचर है यार, 52 ईयर का हो गया, अब तो मत मार। मम्मी तो मम्मी ही है, आज भी उसको गुस्सा आएगा तो मार देगी, और मारने के बाद वापस ऐसे करेगी, हाथ दुख रहा है अभी बाम लगा दे। लगता है उसको ही है, मुझे नहीं लगता है। बुढ़ी हो गई मेरी माँ, लेकिन उसको गुस्सा आज भी बहुत आता है। सो गुड्स लॉस बाय फायर भी हो सकता है, ये कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रो योर माइंड। ये फायर भी होगा, थेफ्ट भी होगा, फ्लड भी होगा, बॉम्ब ब्लास्ट भी होगा, अर्थक्वेक भी होगा, और कोई नेचुरल कैलेमिटी रहेगा। सो गुड्स लॉस बाय फायर, ये फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लास्ट टाइम किया था। सेकंड अभी अभी किसी ने बोला था, विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ये दूसरा एग्जांपल है। वेरी गुड। सो अपन ने नेक्स्ट टाइम किया था गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। और भी है, मैं बताता हूं। गुड्स गिवन अवे, ये वाला एग्जांपल लास्ट टाइम नहीं दिया था, बट आई विल शेयर विथ यू। गिवन अवे एज अ चैरिटी और डोनेशन। आप किसी को चैरिटी भी दे सकते हो। अभी आपकी दुकान पे कोई आया रहेगा, भीख मांगने के लिए आया रहेगा, आपने आपकी दुकान में एक बिस्किट का पैकेट है 5 रुपए का, कोई भूखा आया रहेगा आपकी दुकान में, आप उसको बिस्किट का पैकेट दे दोगे, नथिंग रॉन्ग, करना ही चाहिए। अभी उस गुड्स का तुमने क्या किया? बिस्किट का पैकेट तुम्हारे लिए गुड्स है, तुमने उस गुड्स का क्या किया? यू गिव इट एज अ चैरिटी। ये कोई फ्री सैंपल नहीं है
कि कल वो गरीब बिस्किट खरीदना चालू करेगा, नहीं करेगा। वो दोबारा भी बिस्किट फ्री में लेने के लिए आएगा, आएगा जरूर वो दोबारा, 10 बार आएगा, कि सोचेगा यार ये आदमी बहुत दयालु है, ये बिस्किट दे देता है। नेक्स्ट टाइम मैं उसको वापस पार्ले जी दिया तो बोलता है मोना को दो ना, इस बार एक ही खा के बोर हो रहा है। बोला साले तू खरीद थोड़ी रहा है मेरे से, फिर मैं उसको मोना को दे देगा। So what you are doing, you are not giving it as a free sample. ये दोनों में बहुत फर्क है। किस चीज का फर्क है मालूम है? पर्पस का। और जब पर्पस अलग हो जाएगा तो अकाउंट का नाम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नॉमिनल अकाउंट का नाम डिसाइड करने से पहले पर्पस देखो। तो चलो मुझे बताओ, ये 4 एग्जाम्पल हो गया। लॉस बाय फायर, withdrawn by proprietor for personal use, distributed as free sample, given away as a charity or donation। मुझे प्लीज बताओ, ये चारों का मैं एक ही जर्नल एंट्री पास करना चाहता हूं, कंबाइंड। आई डोंट वांट टू पास इट सेपरेटली। यस, एग्जाम में नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि चारों एंट्री में एक अकाउंट ऐसा है जो कॉमन है। किसी को याद है? क्या करोगे उसको? क्यों क्रेडिट करोगे? गुड्स नॉट सोल्ड। सो देखो मैं आपको एक मास्टर एंट्री बताता हूं, जो तुमने अगर याद रख लिया तो तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शन कवर हो जाएंगे। तुम्हारा आएगा 2 परचेसेस अकाउंट, ये कॉमन है। हमने परचेस अकाउंट को पहले क्या किया था? एनीबॉडी? डेबिट किया था। अब अगर हमने वो गुड्स को बेचा नहीं है तो हम परचेस में से उसको कम कर देंगे। अब मुझे बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? तो लॉस बाय फायर। तो सबसे पहला एग्जांपल है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड एक्सेट्रा अकाउंट डेबिट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट अकाउंट डेबिट रहेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। तीनों मत लिख के आना है एग्जाम में, जो रहेगा वो लिखना। फिर सेकेंड एग्जाम्पल था ड्रॉइंग्स अकाउंट, बिकॉज गुड्स आर विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। थर्ड था एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड। अगर हमने किसी को फ्री सैंपल दिया रहेगा तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब चौथा है चैरिटी अकाउंट और डोनेशन अकाउंट। मैंने चैरिटी किया था या तो किसी को डोनेशन दिया था तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। सो ये सारे अकाउंट डेबिट है, लेकिन कॉमन क्या एवरीबडी? परचेस अकाउंट। सो यू कैन रिमेंबर दिस एज अ वन सिंगल ट्रांजैक्शन। और ये वाला एंट्री मैंने आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है, आप प्लीज देख सकते हो। पेज नंबर 33 में एक मिसिंग है, उसमें ड्राइंग्स अकाउंट। वो चाहिए तो प्लीज अपने हाथ से लिख लो। लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा अकाउंट। लॉस इन ट्रांजिट भी होता है। एक्सक्यूज मी, तू प्लीज मुझे बख्श दे, मैं बहुत चिल्लाएगा तेरे पे। तू उसे पेन मांग रहा था, आई आर नॉट अलाउड। 3 पेन लेके आने का नेक्स्ट लेक्चर से इधर। तुम लोग है ना डिसिप्लिन में आओगे ना तो ही ग्रो होएगा लाइफ में। 10-10 रुपए का 3 पेन लेके अपना कंपास बॉक्स लेके आने का, जैसे बेटा तो स्कूल में करता था। ग्रो अप इन लाइफ। स्केल, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब स्कूल में थे ना तभी लेके। मैं सीए फाइनल के लेक्चर में भी कंपास बॉक्स लेके जाता था। सो व्हाई आर यू गिविंग अप योर गुड हैबिट्स? जो बचपन में किसी ने तुम्हें डाला था हैबिट, उसको एंड तक फॉलो करो ना। कभी स्केल मांगते हो, कभी पेंसिल मांगते हो, कभी पेन मांगते हो, क्या लगा रखा है? प्लीज अंडरस्टैंड, I want to inculcate some discipline in you so that you will become professional.
हो सकता है आज मेरी थोड़ी बातें बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, बट बिलीव मी ये सच है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये होगा क्या मालूम है, किसी बड़ी कंपनी में मीटिंग के लिए जाएगा, किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने तेरे को बुलाया रहेगा और पेन भूल जाएगा और कैलकुलेटर भूल जाएगा और लैपटॉप भूल जाएगा। ये बहुत भारी पड़ता है, आज तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही आदत है कल जाके जब तुम प्रोफेशनल बनोगे, इट विल हर्ट यू बिग वे। आई एम वेरी एक्सपीरियंस, ट्रस्ट माई जजमेंट ऑन दिस। मैं जो भी तुम्हें बोलता हूं तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता हूं, तो थोड़ा बुरा लगेगा। आई एम लाइक अ पेरेंटल फिगर फॉर यू। पेरेंट्स बोलते हैं तो कभी कभी बुरा लगता है, बट दैट इज ऑल राइट, इट इज ओके। बुरा लगेगा, प्लीज बेयर विद दैट। फिर जिंदगी में जब फायदा होगा तो तुमको मैं याद आएगा जरूर कि अच्छा था सर ने ये आदत डाला था, ये मुझे लाइफ में बहुत काम आ रहा है। चलो एवरीबडी, कैन आई गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ? बिल्कुल रिवाइज हो गया, देख अच्छे से। मैं हर लेक्चर में रिवाइज करता हूं, तुम भी घर पे पढ़ के आया करो, मैं भी रिवाइज करेगा। नाउ यू डोंट हैव टू ओपन द टेक्स्ट बुक और एनीथिंग। थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। से अपना मेथड बहुत सिंपल है। आई विल टीच यू वन कॉन्सेप्ट, फिर उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दूंगा, फिर और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दूंगा। अपना मेथड बहुत सिंपल है, एक एक करके कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट करना है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज परचेज and sale of goods with GST। ये तुम्हारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था अगर आपको याद रहेगा? वी हैव डन परचेज एंड सेल, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट दैट वाज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपको याद रहेगा, यू नो जो गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट गुड्स, वी कॉल इट एज एग्जेम्प्ट गुड्स, मतलब वो गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मेरे को बोलो तो थोड़ा, गवर्नमेंट कौन से गुड्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा? लग्जरीज के ऊपर के नेसेसिटीज, कि कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटी रहेगी जिसमें गवर्नमेंट ने 0% जीएसटी रखा है, बट अदरवाइज जीएसटी मेजॉरिटी गुड्स और मेजॉरिटी सर्विसेज के ऊपर होता है। बिकॉज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो बिलीव मी, हम लोग जो कोचिंग क्लास वाले हैं ये क्या करते हैं? हम लोग गुड्स बेचते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो सर्विस के ऊपर भी इंडिया में जीएसटी है, गुड्स के ऊपर भी है, सर्विस के ऊपर भी है। सो अभी एंट्री में क्या चेंज आएगा? How would you pass the entry now? If there is a purchase of goods with GST, if you are rendering the service with GST, if you are selling the goods with GST, तो क्या चेंज होएगा? We will discuss that step by step with simple example. छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा आपको। आई थिंक जीएसटी के रिलेटेड कोई चैप्टर तुम्हें 10th स्टैंडर्ड मैथ्स में था ना, तो तुमने थोड़ा बहुत शायद पता रहेगा, बट एनीवे आई विल रिवाइज। जितना आपको याद आता रहेगा प्लीज आंसर देना, यू कैन अकॉर्डिंगली आंसर। या तो मैं सिंपल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। किसी को इतना पता है कि इंडिया में, अपने देश में जीएसटी के कितने रेट्स एप्लीकेबल है? कितने रेट्स मतलब एग्जाम्पल देता हूं। फर्स्ट वन इज 0%। व्हाट इज 0% मतलब? विच गुड्स? एग्जेम्प्ट वाले गुड्स। दूसरा 5%। 5% तो हमने पे भी किया है, होटल में खाना खाते हैं तो उसके ऊपर 5% जीएसटी है।
फिर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 12% है, फिर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 18% है, एंड फाइनली 28% है. तो बेसिकली दिस आर द 5 नॉर्मल रेट्स ऑफ जीएसटी. कुछ स्पेशल रेट्स भी होते हैं. गोल्ड के ऊपर 3% है फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता. बट इंडिया के 99% गुड्स और 99% ऑफ सर्विस इसी में से किसी में आएगा. गोल्ड इज एन एक्सेप्शन जहां 3% रहता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, मैं अगर गुड्स परचेस करेगा तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और अगर मैं गुड्स को बेचेगा तो मुझे जीएसटी रिसीव करूंगा. तो भाई इसका अकाउंटिंग कैसे करने का, जीएसटी को बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करने का, इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज लेक्चर. तो आराम से एक बेसिक एग्जांपल लेके बताता हूं. कैसा थियोरेटिकल बात करते हैं ना तो ज्यादा समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल एग्जांपल से तुरंत समझ जाता है. सिंपल एग्जांपल लेता हूं. परचेस्ड गुड्स, परचेस्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 lakh for cash at 18% जीएसटी. ऐसा आपको दिया रहेगा. 18% का एग्जाम्पल देता हूं. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करोगे ना, कैमरा, कंप्यूटर, कैमरा इज वन एग्जाम्पल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर. इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्रोमा करके एक शॉप है, पता है ना. तो क्रोमा के जाके कुछ भी खरीदना 18% जीएसटी आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स खरीदा, ऑब्वियसली मैं थोड़ी क्रोमा में से जाके गुड्स खरीदेगा. मैं किधर से खरीदेगा बताओ, मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा या तो होलसेलर से खरीदेगा. मेरा एक रिटेल शॉप है तो मैं होलसेलर के पास से 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद रहा हूं, और ये जो 1 लाख रुपए का गुड्स है ना वो मैंने कैश में खरीदा है, और उसके ऊपर मुझे 18% जीएसटी पे करना पड़ रहा है. इट्स वेरी बेसिक एग्जाम्पल. थोड़ा प्लीज अपना फोकस इंक्रीज करना. जीएसटी इज अ लेंथी कॉन्सेप्ट, है इजी बट थोड़ा टाइम लगेगा. अभी फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि जीएसटी जो 18% है ना, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि इसके ऊपर मुझे 18% आईजीएसटी करके पे करना पड़ेगा. आईजीएसटी इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड जीएसटी. ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये जो 18% है ना, इसका मेरे को 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, और ये 2 टुकड़ा एग्जैक्टली हाफ रहेगा. तो 9% आएगा सीजीएसटी, 9% आएगा एसजीएसटी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा है. एंड दैट विल डिपेंड अपॉन whether you are purchasing the goods within the same state. हमारा सबका स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र. मुंबई नहीं है. अच्छा, मुंबई तो सिटी है, महाराष्ट्र है. लेकिन
अगर तुमने और किसी स्टेट से गुड्स परचेस किया तो IGST आ जाएगा। इंटीग्रेटेड मतलब दो स्टेट मिक्स हो गया। आई एम इन मुंबई तो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र। somebody is in चंडीगढ़ फॉर एग्जाम्पल तो वो पंजाब हरियाणा स्टेट में आएगा। somebody is in चेन्नई या somebody is in बेंगलोर तो कर्नाटका स्टेट अलग है, तमिलनाडु स्टेट अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है, हमारा गुजरात अलग है। तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है। तो कब IGST लेने का और कब ये आधा आधा करने का? व्हाट इज द आंसर एवरीबडी? इफ इट इज विद इन द सेम स्टेट तो आधा आधा करने का। इसको बोलते हैं विद इन द सेम स्टेट। और इसमें दो स्टेट्स रहेगा, टू स्टेट्स करके। आलिया भट्ट का एक मूवी था, नहीं देखा है? किसी ने नहीं देखा है? टू स्टेट्स करके अर्जुन कपूर था। अर्जुन था पंजाब वाला, अपनी आलिया थी चेन्नई की। उस मूवी में तो क्या लग रही थी वो, मजा आ गया कसम से। अरे क्या है यार, क्या है? मैंने थोड़ी, अरे भगवान ने कोई चीज अच्छी बनाई है तो आप तारीफ तो कर सकते हो ना दूर से, नजदीक जाके नहीं करूंगा। नजदीक जाके थोड़ी मैंने उसको कुछ बोला है, वो रणबीर बेचारा इनसिक्योर हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को तो बोल सकता हूं ना यार, क्या प्रॉब्लम है? आई रिमेम्बर दैट मूवी वेरी वेल, फ्यू सॉन्ग्स आर वेरी गुड। एंड में चेन्नई में जाके शादी होती है, टू स्टेट्स करके मूवी था। तो ऐसा टू स्टेट्स रहेगा ना तो इंटीग्रेटेड हो गया, दो स्टेट मिक्स हो गया। सो इट इज इंटीग्रेटेड GST। ध्यान से सुनना और चीजों को दिमाग में बिठाना, वरना जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हो जाओगे। सो मुझे बताओ, प्रॉब्लम में अगर कुछ नहीं दिया है तो, मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन में किधर दिया है? परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश एट 18% GST। थोड़ी लिखा हुआ है कि विद इन द सेम स्टेट है कि ये दो स्टेट मिक्स है, तो मैं क्या करूं? विद इन द सेम स्टेट। याद रखना, अगर ये और किसी स्टेट से परचेज किया रहेगा तो ये दिया रहेगा क्लियरली कि दो में से एक पार्टी मुंबई में है, दूसरा पार्टी गुजरात का है या दिल्ली का है, क्लियरली दिया रहेगा। बिकॉज बिलीव मी, वी आर डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सोल प्रोपराइटर। छोटे छोटे बिजनेसमैन रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रहेगी ना तो सब स्टेट में बिजनेस करती है। अपन 11th स्टैंडर्ड में है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस। तो जनरली इनका जो बिजनेस रहता है वो उसी स्टेट के अंदर रहता है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, आई कांट टेक दिस वन ऑन माई ओन अनलेस तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। बॉम्बे के 90% कॉलेज में ये वाला ही आता है एग्जाम में, लेकिन कुछ कॉलेज है, पुदार, NM, मिठीबाई, HR, फ्यू कॉलेज आर देयर, जहां टीचर लोग को बहुत खुजली होती है कसम से, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में तो ये IGST है ही नहीं। बट ये लोग कभी कभी कॉलेज में पूछ लेते हैं, अपन को चांस नहीं लेना है। चलो सब मुझे प्लीज बताओ एवरीबडी कि ये ट्रांजैक्शन का मुझे जर्नल एंट्री पास करना है। सो मैं इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेगा? परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख एट 18% GST। सो ध्यान से सुनना, आई हैव टू क्रिएट द बैकग्राउंड। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, आपको सप्लायर को कितना पैसा देना पड़ेगा? कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी?
आपने किसी से गुड्स परचेज किया, 1 लाख का गुड्स है, उसके ऊपर 18% जीएसटी भरने का है, मतलब मुझे टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 1,18,000। डू यू एग्री? ओके, तो कैश देना पड़ेगा because these goods are purchased for cash. So can you tell me which account will be credited? डेबिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले मेरे को क्रेडिट बता दो, बहुत सिंपल है। कैश अकाउंट। वाई कैश अकाउंट क्रेडिट? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपको बिल्कुल कुछ लिखना नहीं है बेटा, पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाऊंगा। सो टू कैश अकाउंट आ गया 1,18,000 काय को, बिकॉज दिस कैश इज पेड, सो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और मेरे को 1 लाख नहीं पे करने का है, याद रखना। 1 लाख का तो गुड्स है, उसके ऊपर मुझे 18% जीएसटी पे करना है। ये 18% का भी 2 टुकड़ा हो जाएगा। 9% विल बी CGST, रिमेनिंग 9% विल बी SGST। मेरे को 18% पे करना है, तो ये जो 18% मुझे पे करना है, तो टोटल मैं सप्लायर को कितना पैसा देगा? 1 लाख का गुड्स रहेगा, उसके ऊपर 9% विल बी CGST, 9% विल बी SGST, टोटल 1,18,000 पे कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो 1,18,000 पे कर दिया। क्लियर है? ओके, अब आएगा परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी अपन ने बहुत बार किया हुआ है। अगर अपन गुड्स खरीदेंगे तो ऑब्वियसली परचेस अकाउंट डेबिट आएगा। काय को परचेस अकाउंट डेबिट करते हो आप लोग? एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मेरा मेन क्वेश्चन है, हाउ मच इज माई एक्सपेंस इन दिस एग्जाम्पल? 2 क्वेश्चन अलग है, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अगर मैं पूछेगा हाउ मच इज द पेमेंट मेड बाय मी, तो 1,18,000, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरी जेब से पूरा 1,18,000 जाएगा। बट माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ मच इज माई एक्सपेंस? Is it 1 lakh or is it 1,18,000? 1 lakh. The question is why? 18,000 जो मैंने जीएसटी पे किया, मेरे खुद के जेब से पे किया, क्या वो 18,000 जीएसटी भी मेरा एक्सपेंडिचर है कि मैं ये जीएसटी रिकवर करेगा? किससे रिकवर करूंगा? ऑब्वियसली ये गुड्स मैंने बेचने के लिए खरीदा है, परचेस्ड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये गुड्स मैंने बेचने के लिए अगर खरीदा है, तो ऑब्वियसली जब मैं ये गुड्स को बेचेगा तो मुझे कितना जीएसटी वापस मिलेगा? वैसे पागल हो गया है क्या? मैं बताता हूं, रुक जा। देखिए, परचेस, ये सेल। रुको बताता हूं। तुमने कितने में गुड्स परचेस किया? 1 लाख। उसके ऊपर तुमने क्या पे किया? 9% CGST। 1 लाख के ऊपर 9% CGST मतलब कितना पे किया? 9,000। और तुमने क्या पे किया? 9% SGST, वो भी 9,000। टोटल तुमने कितना पे किया? 1,18,000। So how much GST did you paid? 18,000. Do you agree? Yes. But how much will you collect? Is it 18,000 or more? Obviously more. मैं कोई चैरिटेबल एक्टिविटी थोड़ी कर रहा हूं। ये जो 1 लाख का गुड्स है ना, ये मैं 1,20,000 में बेचेगा, 20% प्रॉफिट। 1 लाख के ऊपर 20% प्रॉफिट मारेगा मैं, 1,20,000 में बेचेगा। सो हाउ मच जीएसटी विल आई कलेक्ट फ्रॉम माई कस्टमर? विल बी 9% ऑफ
1,20,000. So 10,800. Again 10,800. मतलब टोटल में 1,41,600 खरीदेगा. तो मैंने कितना जीएसटी रिसीव किया? Is obviously more than what I have paid. I have paid 9 plus 9, 18,000, but I have received 21,600. मतलब ये 18,000 क्या है तुम्हारे लिए? क्या ये 18,000 जीएसटी जो आप पे कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है? हेलो, ये एक्सपेंडिचर है क्या नहीं है? पक्का? सो अभी एंट्री कैसे पास करूं वो बताओ. परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख. क्यों परचेस अकाउंट डेबिट एवरीबडी? ये मेरा एक्सपेंस है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. लेकिन गलती से भी परचेस अकाउंट के सामने 1,18,000 मत लिख देना, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर 1,18,000 नहीं है. मैंने पे किया 1,18,000, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर तो सिर्फ 1 लाख है. तो मैं क्या करेगा? मैं और एक 2 अकाउंट लेके आएगा. एक अकाउंट का नाम है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000. दूसरा अकाउंट है इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, अगेन 9,000. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू अकाउंट्स फॉर यू. हर एक कॉन्सेप्ट में एक एक करके नया नया अकाउंट आएगा. इस बार तुम्हारे जर्नल एंट्री में 2 नया अकाउंट है. फर्स्ट अकाउंट का नाम है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, दूसरे नाम है इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. समझो, अगर तुमने ये गुड्स और किसी स्टेट से परचेस किया रहेगा तो ये दोनों अकाउंट की जगह पे क्या आएगा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट. एक ही अकाउंट आएगा, उधर हाफ ऑफ नहीं करने का है. सो अगर तुमने ये गुड्स उसी स्टेट में से परचेस किया रहेगा तो 2 अकाउंट आएगा, आधा आधा कर देने का. आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. आधा जीएसटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. एसजीएसटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसजीएसटी? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और अगर तुमने, वापस बोल रहा हूं, अगर तुमने यह गुड्स और किसी स्टेट से खरीदा रहेगा तो ये दोनों अकाउंट उठ जाएगा. दोनों की जगह पे एक ही अकाउंट आएगा, एंड दैट विल बी इनपुट IGST account, integrated goods and service tax account. क्लियर है? अब जैसे कोई नया अकाउंट आता है ना, जैसे कोई नया अकाउंट आता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए मालूम? टाइप ऑफ अकाउंट. जैसे तुम्हारे जिंदगी में नए नए अकाउंट 5 साल तक आते रहेंगे. 11th में कुछ नए अकाउंट आएंगे, 12th में और नए अकाउंट आएंगे, फाउंडेशन में और आएंगे, इंटर में और आएंगे, फाइनल में और आएंगे. जर्नल एंट्री से ना एंड तक रहेगा. तो याद रखना, जो मैं आज तुम्हें बचपन में सिखा रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड मतलब तुम्हारा अकाउंट्स का बचपन. कि याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई नया अकाउंट आता है तो आड़ा टेढ़ा नहीं सोचना, सिंपल सोचने का. विच टाइप ऑफ अकाउंट? जैसे तुमने सोचा ना विच टाइप ऑफ अकाउंट, तो सेकंड क्वेश्चन पूछने का, व्हाई दिस अकाउंट इज डेबिटेड. भाई मैंने ये दोनों अकाउंट को डेबिट क्यों किया? सो एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर आई विल आंसर दैट? नॉमिनल अकाउंट. सो कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड दैट कि भाई आपने ये दोनों अकाउंट को डेबिट क्यों किया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एवरीबडी एग्रीज विद दैट? थैंक यू फॉर नॉट एग्रीइंग, क्योंकि आधी पब्लिक एग्री कर रहा है. शाइला 7 लोग
अभी इतनी देर से पूछ रहा हूं क्या जीएसटी तुम्हारा एक्सपेंस है, तो सब लोग बोलते नहीं। और अभी पूछ रहा हूं ये कौन सा अकाउंट है, तो ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट। अबे तू नक्की करके बोल कि जीएसटी तेरा एक्सपेंस है कि नहीं है। ये बार बार मेरे को तुम लोग इधर उधर घुमाओ मत, ये इधर उधर घुमाने का काम मेरा है। यू कांट डू दैट विथ मी। या पक्का बोल तेरा खर्चा है कि नहीं है? क्या बोलते हो? क्यों नहीं है? नहीं नहीं है, तुम्हारा खर्चा क्यों नहीं है? अरे ये गुड्स तुम क्या करने वाला है, खुद बैठ के खाने वाला है क्या कि बेचेगा? तो बेटा अगर तुम गुड्स बेचोगे तो फिर ये जीएसटी तुम्हारा खर्चा कैसे हुआ? तुम्हें मालूम है जीएसटी एक्सपेंस किसके लिए होता है? कोई ना कोई तो है दुनिया में जिसको जीएसटी बेयर करना पड़ता है, कस्टमर को। अगर आप उन होटल में खाना खाते हैं ना और उसमें 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी पे करते हैं ना, तो हमारे लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। क्यों? क्या हम ये गुड्स को बेच के जीएसटी कवर कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। मैं तो कस्टमर है, कस्टमर इज कॉल्ड एज अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स। ये लैंग्वेज है ना, जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। अपने देश में जीएसटी का एक लॉ है, उधर उन्होंने भाषा यूज किया है अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स, सिंपल भाषा में कस्टमर। प्लीज इस डिफरेंस को समझो। ये जीएसटी मेरा एक्सपेंस नहीं है। क्यों मेरा एक्सपेंस नहीं है? बिकॉज आई एम नॉट द कस्टमर। मैं तो ट्रेडर है बेटा। ट्रेडर करता क्या है? गुड्स खरीदता है, गुड्स बेचता है, सस्ते में खरीदता है, प्रॉफिट ऐड करता है, महंगे में बेच देता है। कैसे किसी ट्रेडर के लिए जीएसटी एक्सपेंस होएगा? पॉसिबल ही नहीं है। डू यू एग्री? अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। तुम बच्चे लोग जब भी फीस पे करते हो, तुम जीएसटी पे करते हो? करते हो। क्या वो हमारे लिए इनकम है? सोच के आंसर देना। फीस हमारे लिए इनकम है? हाँ। और उस फीस पे हम लोग जो 18% जीएसटी लेते हैं वो क्यों? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मेरे बाप की गवर्नमेंट है क्या कि जीएसटी मेरा इनकम हो जाएगा? अगर जीएसटी भी मेरा इनकम होता और फीस भी मेरा इनकम होता तो मैं उसको सेपरेट करता ही क्यों? मैं तो सीधा नहीं बोल देता कि भाई 75,000 का मेरा फीस है। आज हमें क्यों उसको बाइफरकेट करना पड़ता है कि भाई 65,000 का हमारा फीस है और उसमें इतना 18% जीएसटी है। हमें बाइफरकेट क्यों करना पड़ता है? बिकॉज हमारे बुक्स में फीस इज अवर इनकम बट जीएसटी इज लायबिलिटी। ये भाषा समझ में आता है? वाई जीएसटी इज अ लायबिलिटी पेएबल टू गवर्नमेंट। वरना गवर्नमेंट आके मेरे कोचिंग क्लास को ताला मार देगा। रेड नहीं मारेगा बेटा, बड़ा गोदरेज का ताला लेके आएगा, ताला मारेगा, बाहर एक नोटिस मारेगा एंड दैट इज एंड ऑफ यू। अपना देश का जो जीएसटी का लॉ है ना, इज वन ऑफ द वर्स्ट लॉ इन दिस कंट्री। वर्स्ट फॉर डिफॉल्टर्स। अच्छे